हेलो एवरीवन, मेरा नाम मलका है और मैं आपके ही चैनल लिपाक्षी एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। तो कल हमने NCERT चैप्टर फर्स्ट सौरमंडल में पृथ्वी कवर करा था और आज हम ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर कवर करेंगे। ये चैप्टर 2 है, वो चैप्टर फर्स्ट था। उसे हमने डिटेल में पढ़ा था, लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझा था और आज भी हम इसी को उसी लेवल में पढ़ेंगे हिसाब से। और मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि RO का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोबारा अच्छी तरह से तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए हम उसके वीडियो बनाएंगे। चलिए तो हम देख लेते हैं कि इस चित्र में क्या है। इसमें ये वाली जो रेखा है उसको हम अक्षांश बोलते हैं और इसको जो बोलते हैं वो देशांतर रेखाएं बोलते हैं। इसको इंग्लिश में लैटिट्यूड भी बोल सकते हैं और ये लॉन्गिट्यूड होती हैं। लैटिट्यूड का मतलब होता है जैसे ये लेटी हुई हैं तो वो लैटिट्यूड हो गया, और ये खड़ी हैं तो ये लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है, और इनसे ये लॉन्गिट्यूड है, इनसे हम समय का पता करते हैं और इनसे हम स्थिति का पता करते हैं। जो अक्षांश रेखा है इसे हम समानांतर रेखाएं भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऐसे 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 हैं बराबर में। चलिए ये हो गया और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। तो ये कह रहे हैं कि पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हाँ, हमने बताया था आपको पृथ्वी गोलाकार नहीं है, वो थोड़ी चपटी है, मतलब थोड़ी झुकी हुई और थोड़ी चपटी है। ये तो मतलब ये सब पहले का पढ़ा हुआ है। हम अपने पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट है अक्ष। सबसे पहले अक्ष के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें बताया गया है कि मतलब ग्लोब क्या है, कैसे है ग्लोब जो है आपने देखा होगा स्कूलों में ऐसा रखा हुआ। ये आपने देखा होगा कि मतलब आजकल ग्लोब ऐसे भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी हैं। छोटे ऐसे भी आते हैं जो जेब में भी रख के जा सकते हैं और गुब्बारे की तरह उसको फुलाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। बहुत ही मतलब लाइट हो गया, पॉकेट में भी रख सकते हैं। ये बस वही है। चलिए हम अपने पॉइंट अक्ष के बारे में अक्ष के बढ़ते हैं। तो ये अक्ष कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। जैसे कि ये इस चित्र को देखते हैं, ये जो है ये सुई है और ये जो सुई यहाँ पर और यहाँ पर अटकी हुई है, यहाँ से पूरा वो, तो इसको हम अक्ष बोलते हैं। इसको ये दोनों जो हैं वो अक्ष है। अक्ष पर सुई जो है वो अटकी हुई है। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं ये अक्ष। तो ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। उत्तर तथा मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो है ये सुई है, इसको हम उत्तर बोलेंगे और इसको हम दक्षिण बोलेंगे क्योंकि ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो हम फिलहाल इस ध्रुव की और इस ध्रुव की बात कर रहे हैं। तो ये एक काल्पनिक रेखा है जो मतलब यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। जो एक काल्पनिक रेखा है, मतलब ये सच में नहीं है। जितने भी हमारे भूवैज्ञानिक हैं, जितने भी हमारे जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने एक काल्पनिक रेखा बनाई है। सच में पृथ्वी पर कोई काल्पनिक रेखा नहीं है। वो तो अपने अक्ष पर, वो तो अपनी धुरी पर लटकी हुई है एक जगह पर। तो उसको हम अपने यहाँ सपोर्ट करेंगे तो फिर ग्लोब जो है उसको सपोर्ट करने के लिए एक सुई के माध्यम से करेंगे, मतलब उसे कहीं सेट करेंगे सुई के माध्यम से, तो उसके हिसाब से ही उसे पृथ्वी की तरह घुमाएंगे। लेकिन ऊपर वहाँ ऐसी कोई सुई नहीं है, वहाँ पर वो सिर्फ पृथ्वी लटकी हुई है। तो उसी को दिखाने के लिए ग्लोब पर ऐसा करते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या करें। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विषुववृत्त। विषुववृत्त रेखा या व्रत भी कह सकते हैं, एक ही बात है। पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। पहले हम गोलार्ध का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। गोलार्ध का मतलब होता है जैसे ये गोला है और ये आधा भाग है, तो ये आधा भाग है और ये आधा भाग है, तो गोले के आधे भाग को हम गोलार्ध बोलते हैं। ये भी गोलार्ध है, ये भी गोलार्ध है। इसको पूरे को हम गोलार्ध नहीं बोलेंगे क्योंकि गोलार्ध का मतलब ही समझिए, गोल प्लस अर्ध मतलब आधा, तो गोलार्ध गोल का आधा हिस्सा, तो ये गोलार्ध और ये भी गोलार्ध, पूरे को नहीं बोल सकते हम।
तो ये बोल रहे हैं उत्तरी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध आपका ये है और विषुवत रेखा आपकी ये है और ये यहाँ पर है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो ये इधर से बात करें, ये इधर की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया और इन दोनों गोलार्ध को काटती है आपकी विषुवत वृत्त। इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये दोनों बराबर आधे भागों को बांटती है, हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि विषुवत वृत्त में ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं बोलते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को हम अंशों में मापते हैं, अक्षांशों को हम अंशों में मापते हैं। अब चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए ये विषुवत है, ये जो कह रहे हैं कि विषुवत वृत्त, ये हो गया आपका विषुवत वृत्त, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख लीजिए। और ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को, मतलब ये जो है 1 2 3 4 ये जो लाइनें जा रही हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो लाइनें जा रही हैं उसी को समानांतर वृत्त, उसी को हम समानांतर वृत्त या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये जो क्षैतिज पर रेखाएं हैं इसी को हम समानांतर रेखाएं कहते हैं या अक्षांश भी बोल सकते हैं। और हाँ, इनको हम अंशों में गिनते हैं, जैसे 20 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश, ये अंशों में गिनते हैं, मतलब डिग्री और वैसे नहीं गिनते हैं, इसको अंश में गिनते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने माना है। चलिए हम देखते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। अब अब पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर आराम से इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। विषुवत वृत्त अक्षांश शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त में दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश, यानी 1/4। 1/4 होती है 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण और उत्तर ध्रुव को दर्शाती है। 90 अंश जो है वो दक्षिणी अक्षांश को दर्शाती है। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ये कहना चाह रहे हैं कि ये है विषुवत वृत्त, ठीक है। इसको हम इसको वैज्ञानिकों ने 0 अंश कर रखा है, मतलब यहाँ पर कोई भी अंश नहीं है, सिर्फ 0 अंश है, ठीक है। फिर इसके आगे जो जाएंगे तो वो 20 अंश होगा, इसके आगे जो जाएंगे वो 40 अंश होगा और इसके आगे जो जाएंगे वो 80 अंश होगा। लेकिन ये जो होगा वो होगा 90 अंश, क्योंकि सब में 20-20 का गैप है। नहीं, इसमें 20 का गैप नहीं है, ये 10 का गैप है इसमें, ठीक है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि ये इधर देखिए पहले, ये जो कह रहे हैं कि 90 अंश, इस प्रकार अंश उत्तरी अक्षांश पर उत्तर ध्रुव है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, ये उत्तरी ध्रुव पर 90 अंश है और दक्षिणी ध्रुव पर भी 90 अंश है। ये जो है ये जो 90 अंश है ये 1/4 है पूरे उसका, पूरे 360 जो अंश है उसका 1/4 भाग ही है, 1/4 भाग ही है। मतलब इधर की साइड से जाओगे तो 90, इधर से साइड से जाओगे तो यानी ये 1/4 भाग है, बाकी पूरा जो है वो 360 है। 360 का 1/4 कितना होता है? 90। आप काउंट कर लीजिए, 90 करके 360 ही होता है। तो इसे दक्षिणी अंश ध्रुव बोलेंगे और उसे उत्तर ध्रुव बोलेंगे। ये इसमें बार बार बताया गया है। चलिए हम देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार विषुवत वृत्त उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं और उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। वो मैंने आपको पहले बताया कि ये इधर की जितनी भी हैं वो उत्तर की हैं और जो नीचे हैं वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं और उत्तर अक्षांश रेखाएं हैं। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान को उसकी दिशा यानी उत्तर और दक्षिण में ही लिखा जाएगा। अब ये इस चीज़ को समझा कैसे रहे हैं, चलिए हम देखते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ये विषुवत रेखा है, इधर का जो है वो उत्तर है, इधर का जो है दक्षिण है। अब इधर समझिए कि ये है महाराष्ट्र और ये है ब्राज़ील। महाराष्ट्र जो है वो भी 20 अंश पर है, ब्राज़ील तो है वो भी 20 अंश पर है, लेकिन ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है। तो अगर हम उत्तर और दक्षिण नहीं बोलेंगे तो फिर हम 20 अंश से समझ ही नहीं पाएंगे कि तो ये हो जाएगा कि महाराष्ट्र के पास ही ब्राज़ील है और ब्राज़ील के पास ही महाराष्ट्र। नहीं, इसी को अलग अलग करने के लिए इसीलिए हम 20 अंश उत्तर और 20 अंश दक्षिण में बताया गया है। इसीलिए इसीलिए ज़्यादातर लिखते हैं 20 अंश दक्षिण और 20 अंश उत्तर में महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, और ब्राज़ील ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका नीचे है, एक उत्तर अमेरिका भी है, ये दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है। इसे बेलो हॉरिज़ॉन्टो भी 20 अंश पर है, और महाराष्ट्र का चंद्रपुर भी 20 अंश पर है, जो कि उत्तर में है और ये दक्षिण में है। इसी से अलग अलग दोनों को मतलब भागों को हम अलग अलग कर सकते हैं, उत्तर और दक्षिण कह के। इसीलिए इसमें हम ऊ करके दर्शाते हैं। जो उत्तर की तरफ लिखेंगे तो ऊ करेंगे, और द नीचे करेंगे तो उसे द बोलेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि ये विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री पर है, ये हम पढ़ चुके हैं। उत्तर ध्रुव पर वो 90 है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। दक्षिण ध्रुव पर भी 90 है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा 4 अतिरिक्त रेखाएं भी हैं। चलिए देखते हैं 4 अतिरिक्त रेखाएं वो कौन कौन सी हैं। पहले इस चित्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो अगर हमारी पृथ्वी सपाट होती और ये सूर्य होता है, ये इसको सूर्य समझ लीजिए, और जो इसकी रोशनी जाएगी तो ये पूरी तरह से एक जगह पर मतलब ऐसे करके बीचों बीच में फैल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, और हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी चपटी है। देखिए ऐसे करके थोड़ी सी चपटी है। तो जब इसको सूर्य मान लेते हैं तो इसकी रोशनी पड़ेगी तो ये थोड़ी तिरछी पड़ेगी। तो वही चीज़ समझाना चाह रहे हैं। इसके में हम देखते हैं आगे 4 रेखाएं कौन कौन सी हैं। 4 रेखाएं ये बता रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दूसरी है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.23 उत्तर और 23.5 दक्षिण। विषुवत वृत्त के 66 में उत्तर ध्रुव वृत्त है, विषुवत वृत्त के रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव में। ये बोलना चाह रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ ऐसे। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये आप जरा गौर करके समझ लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपकी विषुवत वृत्त है, ठीक है। इधर को हम बोलेंगे मकर रेखा, ये मकर हो गई, और इसको हम बोलेंगे कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो भारत से भी होकर गुजरती है, शायद 6 राज्यों से होकर गुजरती है, या 8 ऐसे ही। तो इसको इन रेखाओं के बारे में बोल रहे। एक और रेखा है ऐसे करके, तो ये पूरी 4 रेखाएं हो गई। चलिए 4 रेखाएं कैसे हो गई। पहले तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा मैंने आपको बताई कि वो जो विषुवत वृत्त के ऊपर की जो है, ऊपर के हिस्से को वैसे भी उत्तर बोलते हैं, तो 23.5 उत्तर में, और जो दक्षिणी ध्रुव में है वो उसे मकर रेखा बोलते हैं। ये समझ लीजिए। विषुवत वृत्त के 66 डिग्री ऊपर है और विषुवत वृत्त के 66 डिग्री ये है। इनके अलावा हाँ तो हो गई, मैंने आपको बताया कि ये है विषुवत वृत्त है। ये 2 इधर निकलेंगी, 2 इधर निकलेंगी। इस वाली को कर्क और इस वाली को मकर, और इसको 66.5 डिग्री विषुवत वृत्त, और इसको भी 66.5 डिग्री विषुवत वृत्त, और इनको मकर और इसको कर्क बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री, ये क्यों है? क्योंकि हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए ये ऐसे हैं। चलिए हम देखते हैं पृथ्वी के ताप और कटिबंधीय। ताप और कटिबंधीय को जरा गौर करके समझिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसको हम ठीक से पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं मेरे साथ। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर से सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। चलिए देखते हैं उष्ण कटिबंधीय कैसे कहा जाता है। अब हम पृथ्वी को फिर से वही बनाते हैं। ये आपका विषुवत वृत्त, और ये कर्क और ये मकर, और ये हमारा हो गया सूर्य। तो ये सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो इन पर सीधी पड़ती है। ये कहने सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर पड़ता है, मतलब यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच के हिस्से में। तो जब आप देखते हो कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वहाँ गर्मी कितनी होगी, और गर्मी होगी तो वहाँ आपका भाप भी निकलेगी। जब मतलब ऐसे समझ लीजिए कि पानी गर्म करते हैं तो गर्मी की वजह से पानी उबलता है और ऊपर भाप बनाता है, और फिर वहाँ पर बारिश भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है, तो उसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पर बरसात भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहीं पर अफ्रीका है, तो वहाँ पर उष्ण
उस जगह को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। अब आपके समझ में आया उष्णकटिबंधीय। उष्ण का मतलब ही होता है ऊष्मा। ऊष्मा मीन्स बहुत ज़्यादा वो पसीजना जो होता है ना, कि जहाँ पसीना और गर्मी वो वाला माहौल होता है, वही है। हम देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, ये जो बीच की कर्क रेखा बताई, ये वाली कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा पर क्या है? कर्क रेखा पर बोल रहे हैं कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ से सूर्य किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को तापमान का माध्यम रहता है। तापमान जो है वो मध्यम रहता है, इसीलिए उसे शीतोष्ण कटिबंधी कहते हैं। चलिए देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधी क्या होता है। पहले तो इसका अर्थ समझ लिए। शीत होता है ठंड और उष्ण का मतलब होता है गर्मी। तो ठंड और गर्मी का जो मिक्सर होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय कहाँ होता है? ये देख लेते हैं। ये हो गई आपकी विषुवत व्रत और ये हो गई आपकी कर्क, और ये यहाँ पर तो आपकी उष्ण कटिबंधीय, ये मैंने बीच के हिस्से को आपको समझा दिया। अब ये बचा ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा, ये जो इन्होंने 4 अलग रेखाएं जो बताई थी, मतलब विषुवत व्रत 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री जो आपको बताई थी, उसी के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पर शीतोष्ण रहती है। शीतोष्ण मतलब शीत और ऊष्मा दोनों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है वो थोड़ी तिरछी पड़ती है, जैसे ये सूर्य है तो इसकी ऐसे करके पड़ेगी, ऐसे करके। तो यहाँ पर ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है इस वाले हिस्से में। ये अगर ये सीधी पड़ेगी तो फिर ये तो उष्ण हो गया, ये शीतोष्ण हो गया। शीतोष्ण जहाँ ठंड और गर्मी दोनों पड़ती हैं, वो मकर रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे और कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा होता है। चलिए अब देखते हैं शीत कटिबंधी क्या होता है। शीत कटिबंधी वो होता है जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर होता है। जैसे अब आप ये समझ लिए कि ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पर ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तभी से बता रहे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अगर सूर्य यहाँ पर है तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा होगी और यहाँ पर शीतोष्ण होगा, मतलब ठंड और गर्मी दोनों साइड। लेकिन यहाँ ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, यहाँ तक सूर्य की रोशनी पड़ती ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है। शीत का मतलब समझ रहे हो आप, बहुत ज़्यादा सर्दी। तो यहीं पर हमेशा बर्फ़ पड़ती है, हमेशा यहीं पर आपको इग्लू घर यहीं पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईंट पत्थरों का काम ही नहीं होता है। यहाँ पे तो बस बर्फ़ ही होती है, बर्फ़ के ही घर बने होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मतलब अगर उत्तर में 6 महीने दिन है तो नीचे 6 महीने रात होगी दक्षिण में, और दक्षिण में अगर 6 महीने रात है तो ऊपर दिन होगा। ये आपको उम्मीद है ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको और अच्छी तरह से डिटेल में समझा सकूं। अभी फ़िलहाल हम इतना ही कवर करते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर हो जाता है तो आप भी बोर हो जाते हो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और कमेंट में बताइए कि कोई भी कैसी भी गलती हो तो प्लीज़ बताइए, उसको कमेंट में बताइए ताकि मैं और सुधार कर सकूं। और कल हम पढ़ेंगे देशांतर क्या है, ठीक है, और इसको हम और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।